अध्याय 221। 221 जब सपना टूट जाता है। 1। नैना शर्मा इस बात से बहुत खुश थी कि आर्यन सिंघानिया उन्हें और दादाजी को इतना महत्व देते हैं। वह दबे पांव चली, आर्यन सिंघानिया के गले में बाहें डाली, उनके गाल पर किस किया और मुस्कुराई। ठीक है, मैं दादाजी को बता दूंगी। आर्यन सिंघानिया ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, सो जाओ। मैं ऑफिस जा रहा हूं। मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए और बेडरूम से बाहर चले गए। नैना शर्मा ने जाते हुए आर्यन सिंघानिया की पीठ की तरफ देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर शहद में भीग गया हो। वह अनजाने में अपने पंजों पर खड़ी हुई और कुछ चक्कर लगाए। फिर वह बिस्तर पर वापस लेट गई। कुछ देर हंसने के बाद वह फिर से बैठ गई। दादाजी को हमेशा उम्मीद थी कि वह आर्यन सिंघानिया के साथ शादी कर पाएगी। आज रात वह सबके सामने उसकी पहचान और शादी की घोषणा करेंगे। दादाजी को ये जानकर जरूर बहुत खुशी होगी। भविष्य में वह और आर्यन सिंघानिया हमेशा खुशी खुशी रह पाएंगे और उसके दादाजी शर्मा परिवार के बिजनेस के फायदों से उसे वे काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो वह नहीं करना चाहती थी। उसका भविष्य अचानक से खुशियों से भर गया और वह सच में दुनिया की सबसे खुश इंसान थी। नैना शर्मा बेडसाइड टेबल तक पहुंची, अपना फोन उठाया और राजेश शर्मा को फोन किया। राजेश शर्मा को नैना शर्मा का फोन आया और जब उन्होंने यह अच्छी खबर सुनी तो वे थोड़े हैरान हुए। हालांकि उन्हें आर्यन सिंघानिया से पता चला था कि वह जल्द ही अपनी शादी की घोषणा करेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आज इसकी घोषणा करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, आर्यन सिंघानिया अभी भी नैना को लेकर काफी परेशान था। उस समय उसकी बात सच में सही थी। जब वह पहली बार गोयल परिवार से मिला था तभी से उसने नोटिस कर लिया था कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच कुछ गड़बड़ है। बाद में नैना शर्मा उठकर बाथरूम चली गई और आर्यन सिंघानिया भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसे भी बाहर जाने का बहाना मिल गया। अनजाने में उसने आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा को कॉरिडोर में उलझा हुआ देखा और उनकी बातचीत भी सुनी। आर्यन सिंघानिया की हर बात बेरहम थी, लेकिन शायद देखने वाला उसे साफ देख सकता था। उसे नहीं लगा कि आर्यन सिंघानिया सच में नैना शर्मा से नफरत करता था, बल्कि उससे लगा कि उसकी आंखों में साफ नफरत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ और भी भावनाएं थीं। लेकिन उस समय एक बात उसे समझ नहीं आई। नैना आर्यन सिंघानिया को कब जान गई? देखने में ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ पुराना रिश्ता है। घर लौटने के बाद राजेश शर्मा ने किसी को ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया के बीच पहले कोई बातचीत हुई थी। जरूर उन्हें कुछ पता चला। उस साल नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया एक ही यूनिवर्सिटी में गए और नैना शर्मा पागलों की तरह आर्यन सिंघानिया के पीछे पड़ी रही। आखिर में आर्यन सिंघानिया उसकी बात नहीं माना, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बस 3 साल पहले आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा कुछ समय के लिए काफी करीब थे और उन्होंने आर्यन से शर्मा परिवार में आने और जाने के लिए कहा था। लेकिन इन सब से राजेश शर्मा को आर्यन सिंघानिया की नैना शर्मा के लिए फीलिंग्स का पक्का यकीन नहीं हो पाया। उस दावत तक जब उसने अंधेरे में आर्यन सिंघानिया की हर हरकत देखी। जब आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को किसी दूसरे आदमी से बात करते देखा तो उसने जानबूझकर उसे बाहर निकाल दिया, नैना शर्मा से झगड़ा किया और आखिर में गुस्से में पी लिया। उसने सब कुछ साफ साफ देख लिया था, इसलिए उन्होंने इस पर दांव लगाने का फैसला किया। इस बात पर शर्त लगाना कि आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा की परवाह है या नहीं, इस बात पर शर्त लगाना कि उनकी पोती सिंघानिया परिवार में सफलतापूर्वक शादी कर पाएगी या नहीं। और फिर वह शर्त जीत गया। अब तक वह हर तरह से जीतता आया था और आज रात उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। राजेश शर्मा मुस्कुराए, उनकी आंखों में गर्व था। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने आज रात अपनी शादी की घोषणा की, वह तुरंत सबको बताना चाहते थे। राजेश शर्मा ने अपना फोन उठाया और एक रिपोर्टर को कॉल किया। अध्याय 222। 222 जब सपना टूट गया। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के मिड ईयर सेलिब्रेशन में रिपोर्टर्स को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह चाहते थे कि आर्यन सिंघानिया 1 सेकंड में अनाउंस करे और अगले ही सेकंड में खबर फैल जाए। इस तरह वो पक्का कर सकते थे कि कुछ भी गलत ना हो और कोई एक्सीडेंट दोबारा ना हो। रिपोर्टर्स को इन्फॉर्म करने के बाद राजेश शर्मा ने फोन रख दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी भौहें ढीली हो गईं और उन्होंने आर्मरेस्ट पर हाथ से थपथपाया। वह खुद को एक गाना गुनगुनाए बिना नहीं रह सके। आज रात के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि शर्मा परिवार और सिंघानिया परिवार ने शादी कर ली है। उनकी पोती सिंघानिया परिवार की लड़की और घर की होने वाली मालकिन होगी।
जब तक उनके पास ये टाइटल था, शर्मा एंटरप्राइज भी लहर के साथ ऊपर उठता रहा। हर कोई ये दावा करता था कि शर्मा एंटरप्राइज को अपनी शान वापस पाने में बस कुछ ही समय लगेगा। योजक चिन्ह। नैना शर्मा का कॉल खत्म होने के बाद वह सोना चाहती थी, लेकिन वह कैसे सो सकती थी? उसके शरीर के सारे सेल्स उछल रहे थे। वह कल से भी ज्यादा एक्साइटेड थी और इसका इंतजार कर रही थी। नैना शर्मा को अब नींद नहीं आ रही थी और वह बस अपनी स्किन केयर करने के लिए उठ गई। आज रात का इवेंट पिछली रात से अलग था। कल रात सिर्फ वो और आर्यन सिंघानिया थे। आज रात ये लगभग सभी के लिए था। ये पहली बार था जब वह आर्यन सिंघानिया की पत्नी के रूप में दिख रही थी। उन्हें अपना सबसे खूबसूरत लुक बनाए रखना था ताकि वह आर्यन सिंघानिया को गर्व महसूस करा सके। नैना शर्मा की घबराहट और उम्मीद में धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार रात हो गई। नैना शर्मा ने अपने लिए सबसे सुंदर मेकअप किया, सबसे सुंदर शाम की ड्रेस पहनी और सबसे शानदार जूते पहने। सब कुछ तैयार होने के बाद नैना शर्मा रात में कार से बाहर निकली और शर्मा निवास की ओर चल दी। क्योंकि आर्यन सिंघानिया को वहां मेहमानों का ध्यान रखना था, इसलिए वह उसे लेने वापस नहीं आ सकी, इसलिए उसने उसे दादाजी के साथ जाने को कहा। नैना शर्मा राजेश शर्मा को लेने शर्मा के घर गई और कार वंश की ओर चल पड़ी। सिंघानिया ग्रुप ने बैंक्वेट के लिए डायनेस्टी का पूरा दूसरा फ्लोर बुक किया था। इसे शानदार तरीके से सजाया गया था। खूबसूरत क्रिस्टल लाइट्स, मधुर संगीत और सुंदर कपड़ों के साथ हर कोई या तो अमीर था या अमीर। हर कोई शराब पी रहा था और बातें कर रहा था, और यह एक सुकून भरा माहौल था। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अंदर चली गई। शायद नैना शर्मा ने बहुत ज्यादा सुंदर और चमकदार कपड़े पहने थे। सबकी नजरें अनजाने में उनकी तरफ गईं और वे थोड़े हैरान हो गए। राजेश शर्मा को सबका ध्यान पसंद आया और उनका मूड और भी अच्छा था। लेकिन जल्द ही गॉसिप शुरू हो गई। एक अच्छे कपड़े पहने सोशलाइट ने नैना शर्मा को नफरत से देखा और हंसा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? राजेश शर्मा असल में नैना शर्मा को यहाँ लाया था। मुझे नहीं पता कि उसने इनविटेशन पाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई। पहले जब शर्मा का बिजनेस डूब रहा था तो राजेश शर्मा नैना शर्मा को हर तरह की दावतों में ले जाता था ताकि नैना शर्मा अमीर लोगों से दोस्ती कर सके और शर्मा के बिजनेस में मदद कर सके। इस वजह से नैना शर्मा की सोशल बटरफ्लाई के तौर पर बदनामी हो गई थी और सकल में सोशलाइट्स उसे हमेशा नीची नज़र से देखते थे। एक और वारिस ने कहा, ऐसा मत कहो। क्या सिंघानिया परिवार हाल ही में शर्मा परिवार में कैपिटल नहीं डाल रहा है? हो सकता है कि सिंघानिया परिवार के ग्रुप ने उन्हें बुलाया हो। क्या ऐसा है? उस मामले में राजेश शर्मा अपनी पोती को फिर से प्रमोट करने के लिए इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार टारगेट क्राउन प्रिंस सिंघानिया तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, प्रिंस सिंघानिया को नैना शर्मा कैसे पसंद आ गई? तुम तो बस बेइज्जत होने को कह रही हो। जब राजेश शर्मा ने ये बातें सुनी तो उनका चेहरा खराब हो गया। नैना शर्मा की नाजुक भौहें भी तन गईं, लेकिन उन्हें तुरंत राहत मिली। वे जो चाहे कह सकते थे। आखिर जब आर्यन सिंघानिया आज रात अपनी पहचान और शादी का ऐलान करेगा तो ये लोग सिर्फ अपने मुंह पर थप्पड़ ही मारेंगे। अध्याय 223 जब सपना टूट गया 3। नैना शर्मा ने अपने चेहरे पर काबू रखा, अपने होठों के कोने ऊपर उठाए, मुस्कुराती रही और राजेश शर्मा से प्यार भरी आवाज में कहा, दादाजी चलो अंदर चलते हैं। आखिर में वह एक पब्लिक जगह थी, इसलिए राजेश शर्मा अपना आपा नहीं खो सके। उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा और नैना शर्मा के साथ वेन्यू में चले गए। नैना शर्मा चलते हुए बिना कोई निशान छोड़े वेन्यू के चारों ओर देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया कहाँ है, लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी उन्हें वह नहीं मिले। नैना शर्मा थोड़ी हैरान हुई। आर्यन सिंघानिया कहाँ थे? राजेश शर्मा नैना शर्मा को अपने जान पहचान वालों से बात करने ले गए। नैना शर्मा दूसरों का मनोरंजन करते हुए आर्यन सिंघानिया को ढूंढती रही। आखिर में उन्हें भीड़ के दूसरे छोर पर उसका रूप मिला। भीड़ में घुलने मिलने के बावजूद उसका रूप मुर्गियों के बीच खड़े सारस जैसा था, चमकदार और आकर्षक। नैना शर्मा की आंखें थोड़ी चमक उठीं और वह राजेश शर्मा के कान के पास झुककर धीरे से बोली, दादाजी मैं जाकर आर्यन को ढूंढूंगी। राजेश शर्मा ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा का हाथ छोड़ा, अनजाने में खुद को ठीक किया और फिर आर्यन सिंघानिया की ओर चल पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाती, अचानक किसी ने उसे रोक लिया। कियारा खुराना ने भी आज बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। उन्होंने एक टाइट लाल ड्रेस पहनी हुई थी जो उनके कर्वी फिगर को दिखा रही थी। वह बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी।
खूबसूरत औरतें हमेशा से खूबसूरत औरतों से जलती थीं और यह भी नहीं कि वे प्यार में दुश्मन थीं। आज नैना शर्मा का खुशी का दिन था। वह उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी ताकि उसका अच्छा मूड खराब ना हो। इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसके चारों ओर घूमकर आगे बढ़ती रही। हालांकि वह कियारा खुराना से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कियारा खुराना उसे जाने देने को तैयार नहीं लग रही थी। कियारा खुराना एक कदम आगे बढ़ी और एक बार फिर नैना शर्मा के सामने खड़ी हो गई। उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी आवाज धीमी थी। नैना दी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नैना शर्मा बीच में ही रुक गई और अपने होठों के कोने को खींचते हुए बोली, कियारा खुराना, एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। नैना दी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं बस आपके लिए खुश हूं कि आर्यन आपको ऐसे इवेंट में लाने को तैयार है, इसलिए मैं आपको अपना आशीर्वाद देना चाहता था। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बातें कहकर आप मेरा दिल तोड़ रही हैं? कियारा खुराना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उनकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। नैना शर्मा को दिल से लगा कि यह बात मजाकिया है और वह जवाब देने में भी आलस कर रही थी। कियारा खुराना गुस्सा नहीं थी। वह धीमी और कमजोर आवाज में बोलती रही, लेकिन भूल जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मुझे पता है कि आर्यन आज रात तुम्हारे बारे में कुछ जरूरी अनाउंस करने वाला है। मैं तुम्हें पहले से बधाई देने आई हूँ। इस कियारा खुराना ने पिछली बार गलत दवा ले ली थी और वह अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वह असल में उसे बधाई दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सच में आर्यन सिंघानिया पर भरोसा छोड़ दिया था और वह उसे और आर्यन सिंघानिया को अपना आशीर्वाद देने का प्लान बना रही थी? नैना शर्मा यह मानना ज्यादा पसंद करेगी कि एक सूअर पेड़ पर चढ़ सकता है, बजाय इसके कि वह ये माने कि उनके इरादे इतने अच्छे हैं। लेकिन उसने चाहे जो भी चालें चली हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब उसके दिल में सिर्फ आर्यन सिंघानिया ही था। वह उनके सबसे अच्छे पल का इंतजार करेगी। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हो गया है तो रास्ते से हट जाओ। कियारा खुराना मुस्कुराई और एक तरफ हट गई। हालांकि नैना शर्मा को कियारा खुराना का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि ऐसा लगा कि आर्यन सिंघानिया ने उन्हें देख लिया है और उनकी तरफ आ रहे हैं। नैना शर्मा ने अनजाने में अपनी चाल तेज कर दी और आर्यन सिंघानिया के सामने चली गई। वह हल्के से मुस्कुराई। आर्यन सिंघानिया कल रात से भी ज्यादा हैंडसम था। उसने उसे हल्की नजर से देखा और मुस्कुराया, तुम यहाँ हो। वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? वह वहाँ है। नैना शर्मा ने अपनी उंगली उठाए और इशारा किया। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? अध्याय 224 जब सपना टूट गया 4। आर्यन सिंघानिया ने उस तरफ देखा जिस तरफ नैना शर्मा इशारा कर रही थी और देखा कि राजेश शर्मा किसी से खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। आर्यन सिंघानिया ने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, दावत शुरू होने वाली है। मुझे बात करने के लिए स्टेज पर जाना है। तैयार होने का समय हो गया है। तो फिर तुम्हें जल्दी से जाकर तैयारी करनी चाहिए। नैना शर्मा ने जल्दी से कहा, मैं यह अकेले कर सकती हूँ। आर्यन सिंघानिया हंसे, सिर्फ मुझे ही तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तैयारी करनी होगी। क्या वह भूल गया? मैं बाद में हमारे बीच कुछ जरूरी अनाउंस करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें वहां रहना होगा। नैना शर्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने थोड़ी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं अचानक थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। बाद में मेरा हाथ पकड़ना याद रखना। मुझे डर है कि मैं स्थिर होकर खड़ी नहीं रह पाऊंगी और यह शर्मनाक होगा। चिंता मत करो, आर्यन सिंघानिया ने आलस से जवाब दिया और फिर नैना शर्मा की कमर पकड़कर बैंक्वेट स्टेज की ओर चल दिया। जब वे स्टेज के नीचे गए तो असिस्टेंट विक्रम वहीं खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें आते देखकर असिस्टेंट विक्रम ने आदर से नैना शर्मा को नमस्ते किया, युवा मैडम। नैना शर्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, असिस्टेंट विक्रम, बहुत समय हो गया मिलते हुए। असिस्टेंट विक्रम ने नैना शर्मा के खूबसूरत चेहरे और उसकी प्यारी सी मुस्कान को देखा। उसने मन ही मन हल्की सी आह भरी और उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। फिर उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बॉस सिंघानिया, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। बोलते हुए उसने अपनी आंख के कोने से नैना शर्मा की ओर देखा। नैना शर्मा को दिलचस्पी थी। आर्यन, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। हाँ, आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया और अपना हाथ कमर से हटा लिया। नैना शर्मा के जाने के बाद असिस्टेंट विक्रम ने कहा, बॉस सिंघानिया, जैसा कि आपने सोचा था, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर हैं, लेकिन मैंने लोगों से उन्हें रोकने के लिए कहा है। क्या मुझे उन्हें अंदर आने देना चाहिए?
आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और न्यूट्रल आवाज में कहा, चलो। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकता। समझ गया। मैं ऑर्डर आगे भेज दूंगा। असिस्टेंट विक्रम की बात खत्म होने के बाद उसने आर्यन सिंघानिया के बिना भाव वाले चेहरे को देखा और फिर अनजाने में पास ही में नैना शर्मा के खूबसूरत फिगर को देखा। वह एक पल के लिए झिझका और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, बॉस सिंघानिया, क्या आप सच में उस बात की घोषणा बाद में करने वाले हैं? आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखों ने असिस्टेंट विक्रम को बेपरवाही से देखा। लेकिन असिस्टेंट विक्रम को तुरंत अपनी तरफ एक बड़ा दबाव महसूस हुआ और वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। अहम अहम अहम। बॉस सिंघानिया, मुझे बस लगता है कि युवा मैडम उस तरह की इंसान नहीं है। अहम। जो इंसान सिर्फ साजिश करना और धोखा देना जानता हो, उसकी मुस्कान इतनी सुंदर और साफ कैसे हो सकती है? लेकिन आर्यन सिंघानिया की नजर बहुत डरावनी थी। असिस्टेंट विक्रम की आवाज धीमी होती गई, इतनी धीमी कि उसने बाकी शब्द निगल लिए। छोटा वो, आर्यन सिंघानिया अचानक बोला, उसकी आवाज अजीब तरह से शांत और भारी थी। क्या तुमने कभी नैना को बार बार धोखा देने की कोशिश की है? हर बार जब तुम अपने सबसे खुश और सबसे खूबसूरत पल में होते हो तो मैं तुम्हें बेरहमी से स्वर्ग से नर्क में फेंक देता हूं। असिस्टेंट विक्रम हैरान रह गया। मैंने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है, और ये 3 बार हुआ है। आर्यन सिंघानिया के होठों के कोने सिकुड़ गए, उसकी आंखों में कड़वाहट भर गई। मैंने उसे कई मौके दिए, लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठ बोलना चुना। मैं अब उस पर विश्वास नहीं करूंगा। दावत ऑफिशियली शुरू हुई। एमसी के स्टेज पर ओपनिंग स्पीच देने के बाद उन्होंने आर्यन सिंघानिया को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया। हमेशा की तरह आर्यन सिंघानिया ने सबसे पहले कंपनी के मौजूदा डेवलपमेंट और भविष्य की उम्मीदों के बारे में बात की। फिर वह रुके और उनकी काली आंखें स्टेज के नीचे सब पर घूम गईं। उनकी नज़र नैना शर्मा पर पड़ी और वह मुस्कुराए। आज रात मैं कुछ बहुत जरूरी अनाउंस करने वाला हूं। अध्याय 225 जब सपना टूट जाता है 5। आर्यन सिंघानिया पर लाइट चमकी। उस आदमी का पोस्चर सीधा और हैंडसम था। उसकी हर भौहें और मुस्कान ने सबका ध्यान खींचा। जब उसने नैना शर्मा को देखा तो सब अनजाने में उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसे देखने लगे। नैना शर्मा एक पल में सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। उनका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। घबराहट, शर्म, उम्मीद, मिठास, सारे इमोशंस उनके शरीर में घूमने लगे। वह मुस्कुराई, उनकी आंखें पानी की तरह मुलायम थीं और उन्होंने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा और भीड़ में चर्चा होने लगी। क्या हो रहा है? सबको पता था कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा का एक रात का स्कैंडल जंगल में आग की तरह फैल रहा था। एक बार तो पूरे शहर को इसके बारे में पता चल गया था। हर कोई इसके फॉलो अप का इंतजार कर रहा था, लेकिन वे दोनों इस समय तक चुप थे। धीरे धीरे नई चीजों से यह स्कैंडल दब गया और सब लोग इसे भूल गए। लेकिन आज सिंघानिया कॉर्पोरेशन में इतने जरूरी इवेंट में आर्यन सिंघानिया ने ओल्ड मास्टर शर्मा और नैना शर्मा को बुलाया और यह भी कहा कि उन्हें कुछ जरूरी अनाउंस करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों सच में चुपके से साथ थे और अब सगाई या शादी की तैयारी कर रहे थे? अगर सच में ऐसा था तो कहा जा सकता है कि नैना शर्मा एक दिन में कौवे से फीनिक्स बन गईं और उड़कर डाल के ऊपर पहुंच गईं। राजेश शर्मा की भी किस्मत पलट गई। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे और उनसे नफरत करते थे, उन्हें अब उनकी तारीफ करनी पड़ रही थी और उनसे दोस्ती करनी पड़ रही थी। जैसा कि सब अंदाजा लगा रहे थे, वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने पहले शर्मा परिवार के दादा और पोते को नाराज किया है। अगर किया था तो उन्हें डर था कि उनके आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। इस बात की घोषणा करने से पहले मैं आज रात अपनी फीमेल साथी मिस नैना शर्मा को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। आर्यन सिंघानिया की गहरी आवाज माइक्रोफोन से सबके कानों में गूंजती रही। उसकी बातों से सबको अपने अंदाजे पर और भी यकीन हो गया। वे नैना शर्मा को तरह तरह की नजरों से देख रहे थे। कुछ जल रहे थे, कुछ जल रहे थे, कुछ को यकीन नहीं हो रहा था, कुछ मन ही मन हैरान थे और कुछ ओल्ड मास्टर शर्मा को पटाने के लिए तैयार थे। भीड़ में सिर्फ कियारा खुराना खड़ी थी, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। नैना शर्मा सबकी नजरों के सामने स्टेज पर गईं। आर्यन सिंघानिया ने उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ स्टेज के बीच में खड़े हो गए। वह खूबसूरत औरत प्रेमियों की जोड़ी जैसी थी। नैना शर्मा ने अपना चेहरा एक तरफ किया और आर्यन सिंघानिया को देखा। उसकी आंखें प्यार भरे शब्दों से भरी थीं और उसका पूरा शरीर खुशी से भर गया था। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें भी उसे देख रही थीं।
उसकी नज़र ठंडी और शांत थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी। नैना, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम ये बड़ा सरप्राइज लेने के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? नैना शर्मा के गाल गुलाबी थे, किसी नाजुक फूल की तरह सुंदर। उसने धीरे से सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया ने अपने चेहरे से नजर हटाकर राजेश शर्मा की तरफ देखा, जो बहुत खुश लग रहा था। उसने अपने पतले होंठ खोले और धीरे से कहा, यह बहुत जरूरी बात है। रिया, मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारा सिंघानिया ग्रुप आज से शर्मा परिवार को पूरी तरह से खरीद लेगा। हर कोई आर्यन सिंघानिया से अपनी और नैना शर्मा के बीच की खुशखबरी की घोषणा का इंतजार कर रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो घोषणा की वह अच्छी खबर नहीं, बल्कि ज़ीशान कुरैशी के एक्विजिशन की खबर होगी। अच्छे से कहें तो यह एक एक्विजिशन था, लेकिन साफ साफ कहें तो यह एक एनेक्सेशन था। शर्मा परिवार की कंपनी कई सालों से बिजनेस की दुनिया में थी और सबसे मुश्किल समय में भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अब जब सिंघानिया परिवार की कंपनी ने इसे खरीदने की घोषणा कर दी है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे शर्मा परिवार को खत्म करने जा रहे हैं? तो नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन नैना ने प्रिंस सिंघानिया को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। इसलिए प्रिंस सिंघानिया शर्मा कॉर्पोरेशन को अपने कब्जे में करना चाहता था और शर्मा परिवार को खत्म करना चाहता था। अध्याय 226 जब सपना टूट गया 6। एक पल में भीड़ में हंगामा मच गया। राजेश शर्मा भीड़ में खड़े थे, सबकी बधाई और तारीफ लेने के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें एक कड़ी चेतावनी मिली। वह हैरान होकर जमीन पर जड़वत खड़े रहे। नैना शर्मा भी हैरान रह गईं। उन्होंने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। उन्होंने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा, उनके चेहरे पर अभी भी एक खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों के नीचे हैरानी थी। आर्यन सिंघानिया ने क्या कहा? वह उसकी पहचान या शादी की घोषणा नहीं करने वाला था, लेकिन वह उसकी कंपनी खरीदने वाला था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद है कि आज रात सबकी रात अच्छी होगी। ये कहने के बाद उन्होंने हल्का सा सलाम किया और नैना शर्मा को, जो अभी भी हैरान खड़ी थी, पकड़ लिया और ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे जाने के लिए मुड़े। नैना शर्मा लगभग अपना सारा रिएक्शन खो बैठी थी। वह इतनी अकड़ गई थी कि आर्यन सिंघानिया उन्हें स्टेज से नीचे उतारने तक ले जा रहे थे। अचानक रिपोर्टरों का एक ग्रुप कहीं से आया और आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा को चारों तरफ से घेर लिया। कैमरे और माइक्रोफोन जबरदस्ती उनके सामने कर दिए गए। रिपोर्टर सभी उत्साहित थे और एक के बाद एक उन पर सवाल दागने लगे। बॉस सिंघानिया, कहा जा रहा है कि आपने मिस शर्मा को पहले ही प्रपोज कर दिया है। आप आज रात अपनी शादी अनाउंस करने वाले थे। आपने अचानक यह अनाउंस क्यों किया कि आप शर्मा फैमिली एंटरप्राइज को अक्वायर करने जा रहे हैं? ये सवाल सुनकर आर्यन सिंघानिया को मजा आया। उसने होंठ सिकोड़े और हंस दिया। जवाब देने के बजाय उसने पूछा, न्यूज़ के हिसाब से? न्यूज़ किसने लीक की? मुझे कैसे पता नहीं था कि मैं आज अपनी शादी अनाउंस करने वाला हूं? हमें शर्मा एंटरप्राइज के चेयरमैन मिस्टर राजेश शर्मा से खबर मिली। उन्होंने कहा कि आपने मिस नैना शर्मा से शादी के बारे में बात कर ली है। अगर आपने जो कहा वह सच है, तो क्या यह मिस्टर राजेश शर्मा की फैलाई हुई एक तरफा अफवाह है? शर्मा एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए अपनी रेप्यूटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मुझसे ये सवाल पूछना ठीक नहीं है ना? अगर आपको पूछना है, तो आपको उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो इसमें शामिल है। सबका ध्यान फिर से राजेश शर्मा की तरफ गया। कुछ रिपोर्टर तो दौड़कर राजेश शर्मा के पास आ गए और उन्हें घेर लिया। मिस्टर राजेश शर्मा, प्लीज इस मामले पर जवाब दें, उन्होंने पूछा। राजेश शर्मा का एक्सप्रेशन बहुत ही खराब था। उसका चेहरा टेंशन और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह भड़क नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। राजेश शर्मा ने कुछ नहीं कहा और रिपोर्टर्स ने फिर से अपने माइक्रोफोन नैना शर्मा की तरफ कर दिए। उनके शब्द गोलियों की तरह थे, जो उन्हें जोर से मार रहे थे। मिस नैना शर्मा, क्या आप इस मामले पर जवाब देंगी? क्या आपने और आपके दादाजी ने मिलकर ऐसी अफवाह फैलाई है, या यह एक तरफा है और आप इस अफवाह का इस्तेमाल शादी के लिए जबरदस्ती करना चाहती हैं? कैमरे की लाइट लगातार टिमटिमा रही थी, जिससे उसके कानों में कचकच की आवाजें आ रही थीं। चमकती लाइटों की वजह से नैना शर्मा की आंखें लगभग खुल ही नहीं रही थीं। उसने अनजाने में उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया। तेज नजर वाले रिपोर्टर ने उसकी रिंग फिंगर में डायमंड रिंग देखी और वह और भी एक्साइटेड हो गया। उसने उससे सवाल करना जारी रखा, मिस नैना शर्मा, आपने अपनी रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई है।
क्या मिस्टर सिंघानिया ने सच में आपको प्रपोज किया था? और हमें खबर मिली है कि आपने सीक्रेट शादी कर ली है। क्या ये सच है? नहीं, मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथ में शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। तो, मिस नैना शर्मा, क्या यह अभी भी आपकी मन की बात है? क्या आप इस स्कैंडल का इस्तेमाल हाइप बनाने की कोशिश कर रही हैं? या आप मिस्टर सिंघानिया को अपने लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रही हैं? मिस नैना शर्मा, प्लीज जवाब दें। अध्याय 227। 227 जिस क्षण सपना टूटा। 7। मैं शादी की अंगूठी नहीं पहन रही हूँ। शोरगुल वाले माहौल में नैना शर्मा ने शायद बस यही कुछ शब्द सुने थे। उसने अकड़कर अपना सिर नीचे किया और आर्यन सिंघानिया के हाथ को देखा। उसकी 10 उंगलियां पतली, सही अनुपात में थीं और उसके जोड़ साफ दिख रहे थे। वह किसी आर्टिस्ट के हाथ जैसी थी, बहुत खूबसूरत। हालांकि ये साफ था और इस पर कुछ भी नहीं था। नैना शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसकी रिंग फिंगर में शानदार डायमंड रिंग उसे खास तौर पर अजीब और मजेदार लगी। उसने अनजाने में अपना हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसने अपना वह हाथ भी पीछे खींच लिया जो आर्यन सिंघानिया पकड़े हुए था। अगर उसे इस समय भी कुछ समझ नहीं आया तो वह सच में बहुत बेवकूफ होगी। आज रात जो कुछ भी हुआ वह आर्यन सिंघानिया ने खास तौर पर अरेंज किया था। नहीं, ये कहना चाहिए कि कल के प्रपोजल के बाद से ही वह उसके प्लान में आ गई थी। उसने उसे खुश रहने का प्रपोजल दिया और फिर जानबूझकर उसे गुमराह किया कि वह आज उनकी शादी की घोषणा करेगा और उसकी पहचान बताएगा। उसने उसे यकीन दिलाया कि उसकी खुशी सच में आएगी और वह दुनिया की सबसे खुश लड़की बन जाएगी, लेकिन पता चला कि परी ने जो कुछ भी किया वह सब झूठ था। उसने उसे स्वर्ग के ऊपर उठाया और फिर नीचे धकेल दिया। उसने सोचा था कि वह सिंड्रेला नहीं है, कि उसका हैप्पीनेस मैजिक आधी रात को गायब नहीं होगा और उसका राजकुमार उसे छोड़कर नहीं जाएगा। हालांकि ईशा ने फिर भी खुद को ज्यादा आंका। वह सच में सिंड्रेला नहीं थी, वह सिंड्रेला से भी बदतर थी। रिपोर्टर सवाल पूछते रहे। नैना शर्मा एक शब्द भी नहीं बोल पाईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे हैरान थीं। उनकी आंखों में पानी की भाप भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखने की कोशिश की, जैसे वे दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थीं। जैसे ही नैना शर्मा ने जबरदस्ती अपना हाथ पीछे खींचा, आर्यन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने एक पल में उसका दिल निकाल लिया हो। उसका एक बड़ा टुकड़ा खाली था। उसने नैना शर्मा का पीला चेहरा, उसका कांपता शरीर देखा और बेबस होकर खड़ा हो गया। रिपोर्टर के बुरे सवालों और सबकी मजाक उड़ाने वाली नजरों के बीच उसने सोचा कि वह खुश रहेगा, क्योंकि वह उसके साथ ऐसा करती रही थी, हमेशा उसके प्यार का फायदा उठाती थी और बिना रोक टोक के उसे दुख पहुंचाती थी। इसलिए वह उसे ये भी बताना चाहता था कि यह कितना दर्दनाक और असहज था। लेकिन बदला लेने में उसे कोई खुशी क्यों नहीं हुई? उसे बस ऐसा लगा कि उसके दिल का खाली हिस्सा ठंडा हो गया है और हवा अंदर आती रहती है, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा है। नैना शर्मा ने कुछ नहीं कहा। रिपोर्टर बेसब्र लग रहे थे और माइक्रोफोन को आगे बढ़ा रहे थे। नैना शर्मा अनजाने में पीछे हट गईं। वह सावधान नहीं थी और उन्हें पता नहीं था कि वह किस चीज से टकरा गईं। वह मजबूती से खड़ी नहीं रहीं और अचानक गिर गईं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। कोई भी समय पर रिएक्ट नहीं कर सका। नैना शर्मा पहले ही बुरी हालत में जमीन पर गिर चुकी थी। उसका हाथ ऊंचे प्लेटफॉर्म के कोने में घुस गया था और स्किन छिल गई थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया, लेकिन उसने आवाज नहीं की। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अंधेरा छा गया और वह अचानक उसे उठाने में मदद करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नैना शर्मा कांप उठी और तेजी से जमीन से उठ गई। उसने आर्यन सिंघानिया या रिपोर्टर्स की तरफ नहीं देखा। जब सब अभी भी हैरान थे तो उसने दांत पीसते हुए भीड़ से बाहर निकल गई। वह दौड़कर राजेश शर्मा के पास गई, उसे पकड़ा और सीधे गेट तक चली गई। लेकिन वे कुछ ही कदम चले थे कि रिपोर्टर, जिन्होंने तुरंत रिएक्ट किया था, उन पर झपट्टा मारकर उन्हें घेर लिया और उनका रास्ता रोक दिया। मिस नैना शर्मा, आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको बुरा लग रहा है? अध्याय 228। 228 जब सपना टूट गया। 8। मिस नैना शर्मा, आप इस तरह भाग गईं, क्या इसलिए कि आपका झूठ सामने आ गया? मिस नैना शर्मा, एक लड़की होकर आप अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ऐसा स्कैंडल कैसे कर सकती हैं? क्या ये थोड़ा ज्यादा बेईमानी नहीं है? मिस नैना शर्मा, कुछ शब्द बोलें और जवाब दें। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को सहारा दिया और मुश्किल से चली। लेकिन वुल्फ जैसे रिपोर्टर्स के ग्रुप ने नैना शर्मा को बोलने पर मजबूर किया और उन्हें जाने का मौका नहीं दिया। नैना शर्मा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था।
रोशनी नीचे की ओर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। उसने अपने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी भरी हुई आवाज को रोका। मुझे कुछ नहीं कहना है। हटो, तुम सब हटो। रिपोर्टर उसे कैसे जाने देते। घेरा छोटा होता गया और वे और पास आते गए। उनके शब्द भी और तीखे होते गए। नैना शर्मा की आंखों में आंसू आ चुके थे और उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। अगर उसे अपने दादाजी का ध्यान नहीं रखना पड़ता तो शायद वह खुद को संभाल नहीं पाती। हटो, हटो। उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी आवाज अब भी ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब और नहीं रुक पाएगी और अगले ही पल गिर जाएगी। असिस्टेंट विक्रम ने दूसरी तरफ की अफरा तफरी को देखा और भौहें चढ़ा लीं। वह आर्यन सिंघानिया को देखे बिना नहीं रह सकी। वह वहीं खड़ा था, उसकी सारी मसल्स तन गई थीं। उसका सुंदर चेहरा सांवला था और उसके हाथ जो बगल में लटके हुए थे, इतनी जोर से भींचे हुए थे कि उसके हाथों के पीछे की नसें उभरी हुई थीं। वह अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह साफ तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने दूसरों को और खुद को इस तरह चोट क्यों पहुंचाए। असिस्टेंट विक्रम ने एक पल सोचा और फिर भी बोलने के लिए खुद को तैयार किया। बॉस सिंघानिया, रिपोर्टर हद पार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चलो इसे ठीक कर देते हैं। असिस्टेंट विक्रम की बात खत्म होने से पहले ही आर्यन सिंघानिया एक कदम आगे बढ़कर नैना शर्मा की तरफ बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, एक और आदमी उससे एक कदम तेज था। उसने रिपोर्टर्स को एक तरफ धकेला और घेरे में घुस गया। उसने एक हाथ से नैना शर्मा को पकड़ा और अपनी बाहों में उसे संभाला। उसने दूसरे हाथ से रिपोर्टर्स से सारे माइक्रोफोन हटा दिए और उन पर गुस्से से चिल्लाया, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आर्यन सिंघानिया वहीं रुक गए। अचानक एक आदमी अंदर घुस आया और रिपोर्टर एक पल के लिए हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो आदमी आया है वह असल में गोयल परिवार का यश गोयल है, तो वे सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, जैसे उन्हें चिकन ब्लड का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, क्योंकि उन्हें पता था कि यश गोयल और नैना शर्मा पहले भी डेट कर चुके हैं। मिस्टर गोयल, आपने नैना शर्मा की मदद क्यों की? क्या आप दोनों के बीच कोई और रिश्ता है? क्या मिस नैना शर्मा आपके साथ रिश्ता बनाए रखते हुए मिस्टर सिंघानिया को बहला रही हैं? तुमने क्या कहा? बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह संभालो। यश गोयल पहले से ही गुस्से में थे और अब जब रिपोर्टर इतने बुरे तरीके से बात कर रहा था तो उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। रिपोर्टर को घूरते हुए उन्होंने एक हाथ से रिपोर्टर का कॉलर पकड़ा और उसे मुक्का मारा। रिपोर्टर को जमीन पर गिराकर पीटा गया और वह चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों मारा? मेरे पास प्रेस की आज़ादी है। मैं तुम्हें मार रहा हूं। यश गोयल को लगा कि यह काफी नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और उसे मुंह के मारना जारी रखने वाला था। अचानक पूरी जगह पर अफरा तफरी मच गई। वे रिपोर्टर कोई गड़बड़ करने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। उन्हें डर था कि कुछ हो न जाए। यश गोयल इतने गुस्से में थे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। कैमरे लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। सारे सवाल नैना शर्मा और यश गोयल के रिश्ते के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मिस नैना शर्मा, मिस्टर गोयल के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह आपके लिए ये कर रहे हैं? क्या आप लोगों की पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग गईं? मिस नैना शर्मा, मैंने सुना है कि आपने और मिस्टर गोयल ने एक बार शादी के बारे में बात की थी। क्या उन्होंने आपको आपकी उंगली में अंगूठी पहनाई थी? अध्याय 229 जब सपना टूट जाता है 9। एक रिपोर्टर का माइक्रोफोन सीधे नैना शर्मा के मुंह तक ले जाया गया। राजेश शर्मा अपने सामने के सीन से इतने परेशान थे कि उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वह अपने दिल पर जोर से दबाव डालने से खुद को रोक नहीं पाए, जैसे कि वह अब और नहीं रुक सकते। नैना शर्मा ने जल्दी से धीरे से पुकारा, दादाजी कैसे हैं आप? नैना, चलो, ये जगह छोड़ो, ये जगह छोड़ो। राजेश शर्मा की आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ठीक है दादाजी, चलो, मैं आपको ले चलूंगा। नैना शर्मा ने जोर से नाक सिकुड़ी और अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाया जो टूटने की कगार पर थीं। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े रिपोर्टर्स को देखा। वह सच में धीरे से हंसी, आप हमें किस तरह का जवाब देकर जाने देना चाहते हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि मैंने आर्यन सिंघानिया को सीड्यूस किया, या तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि यश गोयल और मैंने अपनी पुरानी फीलिंग्स फिर से जगा ली हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने आर्यन सिंघानिया को सीड्यूस किया और यश गोयल के लिए मेरी पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग गई हैं, ठीक है? क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो?
किसी ने नहीं सोचा था कि नैना शर्मा मुंह खोलते ही कुछ चौंकाने वाला कह देंगी। हर कोई उनकी बातों से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अगर कोई और सवाल न हो तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? वह अपने सामने खड़े रिपोर्टर्स पर लगभग चिल्लाने ही वाली थी। वे कांप उठे और उनके लिए रास्ता बनाया। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा का साथ दिया और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गईं। यश गोयल ने रिपोर्टर को पीछे छोड़ दिया और उसका पीछा किया। आर्यन सिंघानिया वहीं जम गई और हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दिल का दर्द हो रहा है या गुस्सा। इस तमाशे की वजह से दावत आगे नहीं बढ़ सकी। असिस्टेंट विक्रम ने सिक्योरिटी बुलाए और सभी रिपोर्टर्स को वहां से भगा दिया। फिर उसने मेहमानों से माफी मांगी और उन्हें विदा किया। कियारा खुराना ने आज रात का नाटक देखा और उनका मूड बहुत आरामदायक था। नैना शर्मा की बुरी हालत ने उन्हें पिछले 3 सालों से दबी हुई सारी शिकायतें एक साथ उगलने पर मजबूर कर दिया। जब से उसने अपनी मां से मिसेज सिंघानिया को बर्थ कंट्रोल पिल देने का तरीका पूछा था, तब से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी और आखिरकार वह दिन आ ही गया। वह आखिरकार आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा का असली रंग दिखा सकी। इस बार उसे नैना शर्मा को छोड़ देना चाहिए, है ना? ऐसी औरत उसके प्यार के लायक नहीं थी। जब कियारा खुराना ने इस बारे में सोचा तो वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ये वह समय होगा जब आर्यन सिंघानिया सबसे ज्यादा परेशान होगा। अगर वह उसे दिलासा देती तो वह जरूर उसमें अच्छाई देख लेता। कियारा खुराना ने अपने बैग से पाउडर का डिब्बा निकाला, अपना मेकअप ठीक किया और फिर उस दिशा में चल पड़ी जहां आर्यन सिंघानिया छोड़कर गया था। कियारा खुराना ने आर्यन सिंघानिया को लाउंज में आते देखा। वह दरवाजे तक गई, अपने बाल पीछे किए, हल्की सांस ली, हाथ उठाकर 2 बार खटखटाया, फिर धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लाउंज में लाइटें चालू नहीं थीं और अंधेरा था। बाहर कॉरिडोर से आने वाली रोशनी ही धुंधली दिख रही थी। आर्यन सिंघानिया सोफे पर बैठे थे। कियारा खुराना के होंठ मुड़ गए और वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। आर्यन सिंघानिया सोफे पर झुके हुए थे, उनका सुंदर चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कोई इमोशन नहीं दिख रहा था, लेकिन उनसे एक बहुत ठंडी आभा निकल रही थी, इतनी खतरनाक कि लोगों को पास न आने की चेतावनी दे रही थी। कियारा खुराना भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वह इतना अच्छा मौका जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपने दिल का डर दबाया, आर्यन सिंघानिया के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, गुस्सा मत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नैना दी ऐसी इंसान होंगी। उनकी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी यश गोयल के साथ रिलेशनशिप में है। अध्याय 230 जब सपना टूट गया 10। यश गोयल का जिक्र होते ही आर्यन सिंघानिया का ऑरा और भी ठंडा हो गया। उसके पतले होंठ कसकर भींचे हुए थे और उसकी आंखों में एक तेज अंधेरा छा गया था। कियारा खुराना मन ही मन खुश थी और उसकी आवाज धीमी हो गई। आर्यन, नैना शर्मा ने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया है, उसके बाद तुम उसे साफ साफ देख सकते हो। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। अब तुम्हें उसके धोखे में आने की जरूरत नहीं है। कियारा खुराना ने आर्यन सिंघानिया के हैंडसम साइड प्रोफाइल को देखा और उसका दिल धड़कने लगा। उसका शरीर थोड़ा उसकी तरफ झुका। उसकी आवाज न सिर्फ नर्म थी बल्कि उसमें थोड़ा सा सिडक्शन भी था। आर्यन, तुम बस उदास हो। नैना शर्मा के बिना क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हूं? मैं नैना शर्मा से अलग हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ईशा। कियारा खुराना ने बोलते हुए अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया की जांघ को छू लिया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को वंश से बाहर निकाला और कार में बैठ गईं। राजेश शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। नैना शर्मा ने जल्दी से कार में बची हुई दवाई निकाली और राजेश शर्मा को खिला दी। दादाजी, पहले दवाई ले लीजिए। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा के हाथ से मुश्किल से दवा ली। नैना शर्मा ने उन्हें पानी का गिलास दिया और पीने को दिया। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनकी पीठ और सामने के हिस्से को धीरे से सहलाया ताकि उन्हें सांस लेने में मदद मिले। दादाजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? राजेश शर्मा बोलने में बहुत कमजोर लग रहे थे और उन्होंने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। यश गोयल ने पीछे से उसका पीछा किया और कार की खिड़की पर दस्तक दी। नैना शर्मा को लगा कि कोई रिपोर्टर उनका पीछा कर रहा है। उनका दिल जोर से धड़का और उन्होंने ऊपर देखा। किस्मत से वह यश गोयल थे। उसने कार की खिड़की नीचे की और यश गोयल की परेशान आवाज सुनाई दी। नैना, तुम ठीक हो? और बूढ़े आदमी, तुम ठीक हो? नैना शर्मा ने होंठ सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं यश। रिया अभी के लिए तुम्हारा शुक्रिया करती है। यश गोयल ने नैना शर्मा के पीले चेहरे को देखा, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और उनका दिल दुखने लगा।
जब से उसने पिछली बार उससे ये शब्द कहे थे तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे परेशान करे। आखिर वह शादीशुदा थी और उन्हें शक से बचना था। आखिर वह उससे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था और वह चाहता था कि वह खुश रहे। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन सिंघानिया उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि उन्होंने शर्मा फैमिली एंटरप्राइज खरीद लिया है और रिपोर्टर्स को उन्हें शर्मिंदा करने दिया। वह साफ तौर पर जानता था कि शर्मा का बिजनेस नैना शर्मा के लिए कितना जरूरी था, लेकिन वह बेरहमी से उसकी सबसे जरूरी चीज छीनना चाहता था। यह उसके दिल में चाकू घोंपने जैसा था। नैना, अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें परी को इतनी जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, उसने कहा। नैना शर्मा अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह मुस्कान रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। यश गोयल ने खिड़की को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। नैना, 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 मैं बहुत बढ़िया हूं। नैना शर्मा ने सीधे उसकी बात को बीच में ही टोक दिया और जोर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यश, क्या मैं तुम्हें कुछ परेशान कर सकती हूँ? आगे बढ़ो, दादाजी को घर भेजने में मेरी मदद करो। यश गोयल ने भौहें चढ़ाईं। आप क्या कहते हैं? नैना शर्मा का हाथ अनजाने में भींचा हुआ था और उनकी आवाज डरावनी तरह से भारी थी। कुछ बातें हैं जो मुझे साफ साफ पूछनी है। तुम आर्यन सिंघानिया को ढूंढना चाहती हो? यश गोयल की भौहें तन गईं। नैना, वह पहले से ही तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। और क्या पूछना है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे जानना होगा क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह जानती थी कि अगर वह आर्यन सिंघानिया से पूछने वापस गई तो उसे और भी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसे पूछना ही था। भले ही उसे मरना पड़े, उसे वजह जाननी ही थी। वह बिना वजह जाने मरना नहीं चाहती थी। अध्याय 231। मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है। 1। नैना शर्मा ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकली। उन्होंने यश गोयल को हल्के से झुककर प्रणाम किया। यश, मैं दादाजी को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगी। हालांकि यश गोयल नहीं चाहते थे कि वह अभी आर्यन सिंघानिया को ढूंढे, लेकिन जब उन्होंने उसका पक्का इरादा देखा तो उन्होंने बेबसी से आह भरी। ठीक है, मैं पुराने मास्टर को वापस भेज दूंगा। क्या तुम सच में ये खुद कर सकती हो? काव्या, मैं कर सकती हूँ, नैना शर्मा ने जवाब दिया। यश गोयल अभी भी परेशान थे। ये कैसा रहेगा? मैं पहले पुराने मास्टर को वापस भेजूंगा और फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। नहीं धन्यवाद। नैना शर्मा ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी पीठ सीधी की और बिना पीछे देखे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गईं। यश गोयल वहीं खड़े रहे और नैना शर्मा की अकड़ी हुई पीठ को देखा। उन्होंने अपने हाथों को जोर से भींचा, फिर दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा। नैना शर्मा बैंक्वेट हॉल में वापस आ गईं। अभी भी कुछ मेहमान थे जो नहीं गए थे। जब उन्होंने उसे वापस आते देखा तो वे सब हैरान रह गए। आखिर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सच में वापस आएगी। असिस्टेंट विक्रम मेहमानों को विदा कर रही थी। जब उसने नैना शर्मा को देखा तो वह भी उतनी ही हैरान रह गई। नैना शर्मा ने उन लोगों की नजरों पर ध्यान नहीं दिया। उसने वेन्यू के आसपास देखा और आर्यन सिंघानिया को नहीं देखा। वह सीधे असिस्टेंट विक्रम के पास गई और भारी आवाज में पूछा, आर्यन सिंघानिया कहाँ है? असिस्टेंट विक्रम हिचकिचाए बिना नहीं रह सका। नैना शर्मा की बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं और उसने जिद करके पूछा, आर्यन सिंघानिया कहाँ है? ऐसा नहीं था कि असिस्टेंट विक्रम नैना शर्मा को यह नहीं बताना चाहता था कि बिग बॉस कहाँ है, बस बात यह थी कि उन दोनों का इस हालत में बात करना सही नहीं था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। बेहतर था कि सबके शांत होने का इंतजार किया जाए और फिर अच्छे से बात की जाए। यंग मैडम, आज यहाँ बहुत गंदगी है। मुझे लगता है कि आप थक गई होंगी। परी, आप वापस जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? असिस्टेंट विक्रम की बात पूरी होने से पहले ही नैना शर्मा ने उन्हें टोक दिया, छोड़ो भी। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। नैना शर्मा असिस्टेंट विक्रम को बाईपास करके बैंक्वेट हॉल की ओर चली गईं। असिस्टेंट विक्रम उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका पोस्चर देखकर उसे पता चल गया कि वह उसे रोक नहीं सकता। वह उसके पीछे गया और आह भरते हुए बोला, यंग मैडम, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्लीज शांत हो जाए। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दीजिए। चलो बात करके इसे सुलझा लेते हैं। नैना शर्मा ने कुछ नहीं कहा। असिस्टेंट विक्रम के पास लाउंज की तरफ इशारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बॉस सिंघानिया लाउंज में है। नैना शर्मा ने अपने पैर उठाए और सीधे वहां चली गईं। योजक चिन्ह।
इससे पहले कि कियारा खुराना का हाथ आर्यन सिंघानिया के पैर को छू पाता, उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया गया। जोर इतना जोर का था कि उसकी कलाई की हड्डियां लगभग कुचल गईं। कियारा खुराना दर्द से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने ऊपर देखा और आर्यन सिंघानिया की डरावनी नजरों से मिली। कियारा खुराना कांप उठी और अनजाने में समझाने की कोशिश की। आर्यन, मैं परी हूं। मैं सिर्फ परी हूं। दरवाजा अचानक से खुल गया। शायद दरवाजे के पीछे जोर से धक्का लगा था, लेकिन दरवाजा जोर से पीछे के खंभे से टकराया, जिससे जोर की आवाज आई। आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना दोनों ने देखा। नैना शर्मा अंदर आई और बाहर कॉरिडोर की लाइट सोफे पर बैठे दो लोगों पर पड़ रही थी। नैना शर्मा की नजर पहले आर्यन सिंघानिया पर पड़ी, फिर कियारा खुराना पर, और आखिर में उनके हाथों पर रुक गई जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नैना शर्मा ने 2 सेकंड तक उसे घूरा, फिर बिना कोई भाव दिखाए दूर चली गई। भारी आवाज में उन्होंने कियारा खुराना से कहा, मुझे उससे कुछ कहना है। प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। नैना शर्मा का अचानक वापस आना कियारा खुराना की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। हालांकि अभी उसका लुक देखकर साफ था कि उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। वह इस समय बाहर नहीं जाएगी। जिसे बाहर जाना चाहिए वह तुम हो। अध्याय 232 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है टू। नैना शर्मा खुद भी बहुत हैरान थी। इस समय वह सच में हंस तो सकती थी, लेकिन उन्हें सच में लगा कि यह मजाकिया है और उन्होंने अपने होठों के कोने भी सिकोड़ लिए। कियारा खुराना ने नैना शर्मा की मुस्कान देखी और एक पल के लिए चौंक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बेवकूफी से हैरान थी? वह सच में मुस्कुरा सकता था। अगले ही पल नैना शर्मा अचानक कियारा खुराना की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि कियारा खुराना सोच पाती कि उन्हें क्या करना है, नैना शर्मा ने उनके बाल पकड़कर उन्हें सोफे से ऊपर खींच लिया। नैना शर्मा, आप क्या कर रही हैं? कियारा खुराना दर्द से चिल्लाई, लेकिन नैना शर्मा की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह वापस लड़ नहीं पाए और उसे सिर्फ घसीटा जा सका। नैना शर्मा ने कियारा खुराना को कमरे से बाहर खींच लिया और जोर से धक्का दिया। फिर उसने दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। उसके सारे काम तेज और साफ थे, एक ही बार में हो गए। कमरे में सिर्फ आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा बचे थे। अंधेरे में बहुत ज्यादा शांति थी। नैना शर्मा ने लाइट नहीं जलाई। अंधेरे में वह सोफे पर बैठे आदमी को घूरती रही। वह बस पूछना चाहती थी कि क्यों, और कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन उसकी नाक में अभी भी खट्टापन था। उसने जोर से सूंघा, रोने की इच्छा को दबाया और धीरे से अपना मुंह खोला। आर्यन सिंघानिया, क्यों? आर्यन सिंघानिया ने अपनी पलकें उठाईं। कमरा बहुत अंधेरा था और वह नैना शर्मा का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ उसकी अजीब तरह से शांत आवाज सुनाई दी। उसने ऐसा कुछ किया था, लेकिन वह फिर भी बहुत शांत थी। जब उसने उसे कियारा खुराना के साथ देखा तो वह अब भी बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे जुड़ी किसी भी बात पर इतनी शांत हो सकती है। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए, उसकी आवाज में थोड़ा मजाक था। नैना शर्मा, क्या क्यों? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने शर्मा ग्रुप को खरीदने की घोषणा क्यों की, या मैंने तुमसे अपनी शादी की घोषणा क्यों नहीं की? थोड़ी देर रुकने के बाद वह हंसते हुए बोला, नैना शर्मा, तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? असल में उससे पूछने की जरूरत नहीं थी। वह अपने दिल में जवाब पहले से ही जानती थी। उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, तो उसे क्या जवाब चाहिए था? लेकिन वह अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी और जाने नहीं दे सकती थी। नैना शर्मा ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा और अपनी आवाज में कांपते हुए पिन को रोका। उसने शांत स्वर में बोलने की कोशिश की, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने उस रात मुझसे वादा क्यों किया था कि पुरानी बातों को भूलकर मेरे साथ नई शुरुआत करोगे? तुम मुझे फेरिस व्हील पर क्यों ले गए और फेरिस व्हील पर टेल मी आई लव यू क्यों कहा? तुमने मुझे इतने सच्चे दिल से प्रपोज क्यों किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ? आर्यन सिंघानिया, क्या ये सब नकली है? नैना शर्मा रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बात खत्म करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ बिताए सारे अच्छे पल नकली थे। वह साफ साफ उसके दिल को महसूस कर सकती थी। यह नकली कैसे हो सकता है? नकली? आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन उसकी आंखें दुख से भरी थीं। उसके लिए उसके पास जो कुछ भी था वह असली था। पहले से लेकर अब तक उसने उसे अपनी पूरी ईमानदारी दी थी, लेकिन उसने हमेशा झूठी भावनाओं और बुरे इरादे से ही जवाब दिया। आर्यन सिंघानिया की नजरें ठंडी हो गईं। उसने कहा, हाँ, ये सब नकली है। ये सब नकली ईशा है।
भले ही नैना शर्मा को इसकी उम्मीद थी, फिर भी इस वाक्य ने उनके दिल पर चोट की और दर्द ने उनके दिल को चीर दिया। नैना शर्मा के पैर ढीले पड़ गए और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गईं। उन्होंने अपने शरीर को संभालने और खुद को नीचे गिरने से बचाने की बहुत कोशिश की। वह पहले से ही काफी शर्मिंदा थी और अपना पोस्चर भी नहीं खोना चाहती थी। अध्याय 233 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है 3। नैना शर्मा फिर भी खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अच्छी बात यह थी कि कमरे की लाइटें जली हुई नहीं थीं। आर्यन सिंघानिया उनकी उदासी और उनकी अभी की बुरी हालत नहीं देख पाए। नैना शर्मा ने जोर से सारी सिसकियां गले में ही दबा लीं। उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हाथ थोड़े भींच लिए। ऐसा लगा कि पूछने के लिए और कुछ नहीं बचा है, लेकिन नैना शर्मा ने फिर भी अपना मुंह खोला। अगर यह नकली रिया है तो आपने ऐसा क्यों किया? आर्यन सिंघानिया को उसकी बातें मजेदार लगी और वह हंस पड़ा। नैना शर्मा, तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, है ना? क्या तुमने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव नहीं किया है? वह हमेशा उसे इसी तरह चिढ़ाती रहती थी। पता चला कि उसने कभी अतीत को नहीं छोड़ा, उसके लिए अपनी नफरत को कभी नहीं छोड़ा और कभी उससे प्यार नहीं किया। उसने सोचा था कि वह 3 साल पहले जो हुआ था उसे भूल जाएगा। उसने सोचा था कि उसका प्यार उसे छू जाएगा। उसने सोचा था कि वह सच में खुशी पा सकती है, उसका हाथ थाम सकती है और उसके साथ बुरी हो सकती है। उसने तो ऐसा ही सोचा था। ईशा, उसके आंसू मोतियों की टूटी माला की तरह बह रहे थे, लेकिन उसने अपने होठों को मुड़कर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन दादाजी और शर्मा परिवार बेकसूर हैं। दादाजी बूढ़े हैं और वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। शर्मा परिवार सिंघानिया परिवार का कोई भला नहीं करेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, दादाजी और शर्मा परिवार को जाने दो। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम अपना इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो तब तक इंतजार करो जब तक मैं दादाजी और शर्मा परिवार को सुलझा न दूं। मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगा। मासूम। आर्यन सिंघानिया ने अचानक अपना मुंह खोला और अपनी आवाज ऊंची कर ली। अंधेरे में बहुत ठंड थी, लेकिन उसमें एक गहरा दुख भी छिपा था। नैना शर्मा, कौन बेकसूर है? पुराना मालिक बेकसूर था। शर्मा खानदान बेकसूर है। क्या तुम्हें पता है आज रिपोर्टर्स को किसने बुलाया था? शुरू में आर्यन सिंघानिया नहीं चाहता था कि उसे इस बारे में पता चले, लेकिन जब उसने उसे शांति से अपने दादाजी और अपनी कंपनी के बारे में सोचते हुए सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की थी, इस पल भी नहीं। सबसे पहले उसने यही सोचा कि उसे कभी अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने दादाजी और अपनी कंपनी के लिए लड़ना चाहिए। आर्यन सिंघानिया अचानक सोफे से उठे और कुछ कदम चलकर उनके पास गए। उन्होंने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ा और गुस्से से कहा, आज के रिपोर्टर को आपके सबसे प्यारे दादाजी ने बुलाया था। वह जल्द से जल्द हमारी शादी की खबर देना चाहते थे और शर्मा ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए माहौल बनाना चाहते थे। नैना शर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम और तुम्हारे दादाजी, तुम दोनों में से कोई भी बेकसूर नहीं है। आज तुम्हें जो बेइज्जती मिली वह सब तुम्हारी अपनी करतूत थी। क्या नैना के दादाजी को रिपोर्टर मिल गए? नैना शर्मा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसकी खूबसूरत आंखें पहले से ही आंसुओं से गीली थीं। हालांकि उसका आश्चर्य कुछ पल के लिए ही रहा और फिर गायब हो गया। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि रिपोर्टरों को उसके दादा ने हायर किया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके दादा किस तरह के इंसान थे। इसलिए आर्यन सिंघानिया सही थे। उन्होंने खुद पर बेइज्जती लाई। हाँ, हमने इसके लिए कहा था। नैना शर्मा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह साफ तौर पर बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। उसने आर्यन सिंघानिया का हाथ हटाया और 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपने होंठ ऐसे हिलाए जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं निकला। वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। उसे डर था कि अगर वह और रुकी तो आर्यन सिंघानिया के सामने टूट जाएगी। अध्याय 234 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है 4। जब नैना शर्मा ने दरवाजा खोला तो कियारा खुराना अभी भी वहीं थी। उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा और जल्दी से चली गईं। कियारा खुराना के बाल अभी नैना शर्मा ने खींचे थे। उसके पूरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। वह हिसाब बराबर करने के लिए नैना शर्मा के पास जाने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे वाले कमरे से जोर की आवाज आए। कियारा खुराना के कदम अचानक रुक गए। वह पलटी और कमरे में देखने लगी। आर्यन सिंघानिया कमरे में चीजें तोड़ रहा था, लगभग कमरे में सब कुछ तोड़ रहा था और लात मार रहा था।
फर्श गंदा था। हर आवाज से कियारा खुराना का दिल दहल जाता था। कुछ देर बाद कमरा आखिरकार शांत हो गया। आर्यन सिंघानिया का लंबा शरीर जमीन पर गिर गया और वह वहीं हैरान होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। कियारा खुराना बेचैनी से अंदर आई और धीरे धीरे उनके पास गईं। बाहर से आ रही रोशनी में उन्होंने आर्यन सिंघानिया का हाथ किसी चीज से कटा हुआ देखा। तेज लाल खून टपक रहा था और फर्श को लाल कर रहा था। कियारा खुराना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और वह चौंककर बोली, आर्यन, तुम्हें चोट लगी है? इतना खून क्यों है? कियारा खुराना ने उकड़ू बैठते हुए कहा, आर्यन, चलो अस्पताल चलते हैं। दफा हो जाओ, उसने कहा। उसके गले से एक धीमी आवाज निकली। बहुत ठंड थी। आर्यन। कियारा खुराना ने बेचैनी से भौहें चढ़ाईं और आर्यन सिंघानिया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे धक्का दे दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था। मुझे मत छुओ, मैंने तुमसे कहा था दफा हो जाओ। आर्यन सिंघानिया के त्रों से कियारा खुराना लड़खड़ा गईं और उनकी आंखें लाल हो गईं। अभी जब नैना शर्मा ने उसे धमकाया तो उसने आंखें मूंद लीं। अब जब उसे उसकी चिंता हो रही थी, तब भी उसने उसे इतनी जोर से दफा हो जाने को कहा। वह उसका दिल क्यों नहीं देख सकता? कियारा खुराना जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उन्हें दुख होता और उनके आंसू बहने लगते। उसके बगल में कियारा खुराना बहुत दुखी होकर रो रही थी। आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा घुमाया और कियारा खुराना के चेहरे पर आंसू देखे। अचानक उसे उससे बहुत जलन हुई। कम से कम जब वह दुखी होती थी तो वह रो तो सकती थी, लेकिन जब वह दुखी होता था तो उसके आंसू सिर्फ उसके दिल में ही होते थे। वह कितना भी दुखी क्यों न हो, नैना शर्मा के सामने दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने उससे बदला लिया। उसने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा उसने उसके साथ किया था। उसने उसकी सबसे कीमती खुशी छीन ली और उसने वह चीज भी छीन ली जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। उसने उसे बहुत दुखी किया और उसने भी उसे दुखी किया, लेकिन बदला लेने में उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसने उससे बदला तो लिया, लेकिन उसे सिर्फ कभी न खत्म होने वाला दुख और निराशा ही महसूस हुई। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं थी, उनके लिए आपका बदला सिर्फ खोखली बातें और मजाक था। आज नैना शर्मा बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन उसे लगा कि जो इंसान सच में बुरी हालत में था, वह खुद था, आदित्य। वह एक मजाकिया जल्लाद की तरह था जो सोचता था कि उसने दूसरों को हरा दिया है, लेकिन असल में वह अकेला हारा हुआ था। आर्यन सिंघानिया के होंठ मुड़ गए और वह धीरे से मुस्कुराए। जैसे ही वह मुस्कुराए, उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक दौड़ती रही जब तक कि उसके पूरे शरीर में ताकत नहीं रही। उसके पैर ढीले पड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके आंसू फिर भी उसकी उंगलियों के बीच से बहते रहे और धीरे धीरे बाहर निकल आए। आर्यन सिंघानिया ने उससे बहुत सी बुरी और दुख देने वाली बातें कही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उन बातों की बराबरी नहीं कर सकती थी जो उसने अभी कही थी। हर शब्द एक भारी बम की तरह था जिसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इस बार शायद उसे वापस जोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। नैना। अचानक पीछे से उस आदमी की आवाज आई। फिर एक कार नैना शर्मा की तरफ आई। नैना शर्मा की आंखों में आंसू थे। लाइटें तेज थीं और उसने धुंधला सा एक आदमी को ड्राइवर सीट से नीचे आते और तेजी से अपनी तरफ आते देखा। अध्याय 235। 235 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है 5। नैना शर्मा को साफ पता था कि उन्हें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह इसका इंतजार कर रही थी। अगर आर्यन सिंघानिया उसका पीछा कर सके, अगर उसने अभी जो कुछ भी उससे कहा वह सब झूठ हो, तो कितना अच्छा होगा। हालांकि उनकी उम्मीदें उठने से पहले ही टूट गईं। नैना शर्मा ने यश गोयल को चेहरे पर चिंता लिए आते देखा और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह हमेशा से ही बहुत बेवकूफ थी, इसीलिए वह आर्यन सिंघानिया के प्यार में बार बार पड़ी और हर जगह दुख झेला। उसे बहुत पहले ही सबक सीख लेना चाहिए था। ईशा। नैना, तुम ठीक हो? यश गोयल कुछ कदम चलकर नैना शर्मा को जमीन से उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। नैना शर्मा का पूरा शरीर नर्म था और वह बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यश गोयल को उसे पकड़ना पड़ा। लेकिन कुछ ही सेकंड में नैना शर्मा ने यश गोयल को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने सीधे खड़े होने, सिर ऊपर उठाने और गहरी सांस लेने की पूरी कोशिश की, अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने हाथ उठाया और आंसू पोंछे। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। दादाजी घर आ गए हैं, है ना? क्या वे ठीक हैं?
यश गोयल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या बेबस। वह पहले से ही बहुत दुखी थी, फिर भी उसे सिर्फ दूसरों की परवाह थी। नैना, अब तुम्हें अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए, नैना। यश गोयल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नैना शर्मा को इस तरह देखकर वे कुछ नहीं कह सके। उन्होंने बस आह भरकर पूछा, क्या आर्यन सिंघानिया ने कुछ कहा? वह इतना गुस्से में था कि उसे भाई कहना भी नहीं चाहता था। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर ली और दर्द को आंखों में छिपा लिया। वह जानती थी कि उसकी बेतुकी सेल्फ एस्टीम बहुत पहले ही मजाक बन चुकी थी, लेकिन वह फिर भी नहीं चाहती थी कि कोई उसकी शर्मिंदगी और बुरी हालत देखे। मैं और क्या कह सकता हूँ? ये तो बस मेरी ख्वाहिश है। नैना शर्मा ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके दिल का दर्द पहले ही उसके सभी सेंस को कवर कर चुका था। नैना शर्मा ने अपनी लार नीली और मुस्कुराने की कोशिश की। यश, मैं आज के लिए सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी रिपोर्टर्स के सामने मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दादाजी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। साथ ही मुझे दिलासा देने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। नैना शर्मा की विनम्रता ने तुरंत उन दोनों के बीच की दूरी खत्म कर दी। यश गोयल की आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी और उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। नैना, हमारे बीच ऐसी विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है, काव्या। यश, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। यश गोयल ने अधूरे शब्दों को गले में अटकाकर जोर से निगल लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और हल्की चोट को अनदेखा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। शुक्रिया, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नैना शर्मा ने यश गोयल के बोलने का इंतजार नहीं किया। वह पहले ही मुड़ गईं और एक एक कदम आगे बढ़ गईं। यश गोयल कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर खड़े रहे, फिर आगे बढ़े और नैना शर्मा के पीछे पीछे चले और कुछ दूरी से उनका साथ दिया। नैना शर्मा काफी देर तक चली और आखिर में विला के दरवाजे तक वापस आ गईं। लेकिन वो अंदर नहीं गईं। वो बस दरवाजे पर खड़ी रहीं और ऊपर देखती रहीं। उसने सोचा था कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है। उसने सोचा था कि यही उसका घर होगा, उसका घर। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह तो बस एक सुंदर और मजेदार सपना था। सपना टूट गया और वह जाग गई। नैना शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी की और इस खूबसूरत सपने को साफ साफ देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी नज़र फिर भी बेकाबू होकर धुंधली हो गई। काफी देर बाद उसने अपना शरीर हिलाया, घूमी और पक्के इरादे से चली गई। जब वह शर्मा के घर लौटी तो राजेश शर्मा अभी भी जागे हुए थे। उन्होंने उनका साथ दिया और उनकी भावनाओं को शांत किया। जब सुबह होने वाली थी तो उन्होंने बस थोड़ी सी आंखें बंद की, लेकिन एक और खबर ने उन्हें जल्दी ही जगा दिया। अध्याय 236 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है 6। आर्यन सिंघानिया के इस ऐलान की खबर कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन शर्मा परिवार की कंपनी को खरीद लेगी, अगले दिन सभी बड़े अखबारों की हेडलाइन बन गई, जिससे स्टॉक मार्केट खुलते ही शर्मा परिवार के शेयर की कीमत गिर गई। ये बहुत बुरा नज़ारा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शेयरहोल्डर्स ने एक के बाद एक फोन करके कहा कि वे राजेश शर्मा और नैना शर्मा से बहुत निराश हैं। उनकी वजह से कंपनी को एक्विजिशन का सामना करना पड़ रहा है। अगर राजेश शर्मा उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाए तो वे सीधे उनके पास मौजूद सारे शेयर बेच देंगे। जैसे ही इन शेयरहोल्डर्स ने अपने शेयर बेचना शुरू किया, शर्मा एंटरप्राइज तुरंत गिर गया। राजेश शर्मा पिछली रात ठीक से सो नहीं पाए थे। जब उन्होंने सुबह सुबह ये खबर सुनी तो उनके दिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार चोट मारी हो। उनका पूरा शरीर बिस्तर पर ढीला पड़ गया और वे बिल्कुल भी उठ नहीं पाए। लीला मासी घबरा गईं और उन्होंने नैना शर्मा का दरवाजा खटखटाया। वह जल्दी से अंदर भागी और बोली, मिस, ये ठीक नहीं है। जल्दी जाकर मास्टर से मिलिए। नैना शर्मा को जूते पहनने का भी समय नहीं मिला। वह नंगे पैर ही राजेश शर्मा के कमरे में भाग गई। राजेश शर्मा बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका चेहरा पीला था और होठों पर खून नहीं था। उनका हाथ दिल पर जोर से दबा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने नैना शर्मा को दौड़ते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था और उसकी आवाज कमजोर और कांप रही थी। नैना, नैना, नैना। नैना शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, राजेश शर्मा का हाथ पकड़ा, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और जल्दी से जवाब दिया, दादाजी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा को घूरा और एक एक शब्द कहा, नैना, कंपनी को बचाओ। तुम्हें कंपनी को बचाना ही होगा। हमारा शर्मा ग्रुप ऐसे ही नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना शर्मा कंपनी को बचाना कैसे नहीं चाहती थी।
वह शर्मा ग्रुप को वापस कैसे नहीं पाना चाहती थी। उन्होंने अपने माता पिता से भी वादा किया था कि वह कंपनी को अच्छी तरह से बचाएंगी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं होगी। अगर आर्यन सिंघानिया शर्मा ग्रुप को खरीदना भी चाहते तो कंपनी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई हल सोचने के लिए कम से कम थोड़ा समय तो होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेयरहोल्डर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। कुछ समय तक नैना शर्मा के पास कोई और रास्ता नहीं था। नैना शर्मा कुछ नहीं बोली। राजेश शर्मा घबरा रहे थे। उन्हें लगा कि जीत उनके हाथ में है, लेकिन आखिर में वे बुरी तरह गिर पड़े। जो हथियार वे साथ लाए थे उससे उन्हें ही चोट लग गई और यह जानलेवा वार था। वे इसे कैसे सह पाते? उसे नहीं पता था कि नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे बस इतना पता था कि नैना शर्मा ही शर्माशी को बचा सकती है। जैसे उसे आखिरी जान बचाने वाला तिनका मिल गया हो। राजेश शर्मा ने पूरी ताकत से नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और विनती की, नैना जाओ और आर्यन सिंघानिया से विनती करो। जाओ और उससे विनती करो। उससे विनती करो कि वह हमारी कंपनी न खरीदे। उससे विनती करो कि वह हमारी कंपनी छोड़ दे। मैं उससे विनती करता हूँ। नैना शर्मा अभी आर्यन सिंघानिया से भीख मांगना नहीं चाहती थी। वह पहले से ही उसके सामने बहुत विनम्र और शर्मिंदा थी। वह सच में अपनी बची खुची इज्जत भी नहीं खोना चाहती थी। नैना शर्मा ने अपना निचला होंठ इतनी जोर से काटा कि उससे लगभग खून बहने लगा। उसकी आवाज भी कांप रही थी और उसने मुश्किल से कहा, दादाजी, शायद मुझे मनाने के और भी तरीके हों। मैं उनसे भीख नहीं मांगना चाहती। और क्या रास्ता है? कौन सी विधि? नैना शर्मा के मना करने पर राजेश शर्मा ने अपनी आवाज ऊंची कर ली, लगभग तीखी। अगर थोड़ी भी देर हुई तो शेयर होल्डर अपने शेयर बेच देंगे और शर्मा ग्रुप खत्म हो जाएगा, पूरी तरह खत्म। अध्याय 237 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है 7। जैसे ही राजेश शर्मा ने बोलना खत्म किया, उन्हें जोर से खांसी आने लगी। उनका खून दौड़ गया, उनके गाल लाल हो गए और उनके चेहरे पर दर्द का भाव और भी ज्यादा बढ़ गया। नैना शर्मा ने चिंता से कहा, दादाजी, आप ठीक हैं? उसने उसे सांस लेने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राजेश शर्मा ने उसे धक्का दे दिया। जब तुम्हें कंपनी की परवाह नहीं करनी है तो मेरी भी परवाह मत करो। अगर कंपनी चली गई तो मैं भी मर जाऊंगा। राजेश शर्मा की बातें सुनकर नैना शर्मा के आंसू निकल आए। दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप तो मेरे परिवार के अकेले सदस्य हैं, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? उसके माता पिता गुजर जाने के बाद उसकी बहन की जबरदस्ती शादी कर दी गई और उसने अपने दादाजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह अब उनसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहती थी। पिछले साल उसने अपने माता पिता की मौत और अपनी बहन के अलग होने का दुख झेला था। एक खुशहाल परिवार से वह एक पल में सिर्फ एक इंसान के साथ रह गई थी। उसका घर ऐसे ही टूट गया था और उसका कोई घर नहीं था। इसलिए भले ही वह जानती थी कि उसके दादाजी उसे अपने पास इसलिए रखते थे क्योंकि वह कीमती थी, वह एक डूबते हुए इंसान की तरह थी जो सिर्फ बहती हुई लकड़ी के टुकड़े को ही पकड़ सकता था और छोड़ने को तैयार नहीं था। वह अपने दादाजी को फिर से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह ऐसे दुख देने वाले शब्द कैसे कह सकते थे? नैना शर्मा के आंसू गिरकर राजेश शर्मा के हाथ के पिछले हिस्से पर आ गिरे। राजेश शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह दुखी हो गया हो और जोर से कांपने लगा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। उसकी आंखें भी गीली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। नैना, ऐसा नहीं है कि दादाजी तुम्हें मजबूर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि दादाजी तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आर्यन सिंघानिया कंपनी खरीदना चाहता है तो यह उंगली उठाने की बात है। हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। दादाजी, मैं ईशा हूं। नैना शर्मा की आवाज भर्रा गई थी और वह बोल नहीं पा रही थी। राजेश शर्मा को अचानक उठने में मुश्किल हुई। जैसे ही उनके पैर जमीन पर लगे, उनके घुटने मुड़ गए और उनका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। नैना, इसे ऐसे समझो जैसे दादाजी तुमसे गुजारिश कर रहे हैं। जाओ और आर्यन सिंघानिया को ढूंढो। वह चाहे जो भी चाहे, तुम्हें मानना होगा जब तक वह कंपनी को अक्वायर न कर ले और शर्मा ग्रुप को जाने देने को तैयार न हो। जब राजेश शर्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठे तो नैना शर्मा की ब्लैक पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और सदमे में उसके आंसू रुक गए। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। वह आगे बढ़ी और राजेश शर्मा को उठाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन राजेश शर्मा उठने को तैयार नहीं था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था और नैना शर्मा से आर्यन सिंघानिया को ढूंढने के लिए कह रहा था। नैना शर्मा राजेश शर्मा को उठाने में मदद नहीं कर सकी।
उनकी भी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह घुटनों के बल बैठ गईं और दुखी होकर रोने लगी। कड़वी सच्चाई के सामने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक भी झटका नहीं झेल पाए। वह आर्यन सिंघानिया से भीख नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ने उसे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। भले ही उसे पता था कि अगर वह आर्यन सिंघानिया से भीख भी मांगेगी तो भी वह शर्मा परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। उसके दादाजी ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर लगा रखी थीं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं जाऊंगा दादाजी, मैं आर्यन सिंघानिया को ढूंढने जाऊंगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि जब तक आप ठीक हैं वह शर्मा ग्रुप को छोड़ दे। आपको बस ठीक रहना है। उसके बाकी शब्द रोने की आवाज में दब गए और वह कुछ भी नहीं कह सकी। काफी देर बाद नैना शर्मा ने आखिरकार रोना बंद किया। उसने राजेश शर्मा को बिस्तर पर लिटाया, उसके आंसू पोंछे और उठ गई। असलियत ने उसे कमजोर बने रहने की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसने दांत पीसकर मजबूत बनना पड़ा। नैना शर्मा अपने कमरे में लौटी, अपना चेहरा धोया, अपने हाथों को भींचा, मुड़ी, बाहर गई और सिंघानिया के ग्रुप के पास गई। अध्याय 238 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं। 8 सड़क चिकनी थी और नैना शर्मा की कार जल्दी ही सिंघानिया ग्रुप पर पहुंच गई, लेकिन वह कार में ही बैठी रही और बाहर नहीं निकली। स्टॉक की कीमत अभी भी तेजी से गिर रही थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का खतरा मंडरा रहा था। अब उसके लिए समय के खिलाफ दौड़ने का समय होना चाहिए था, लेकिन उसका इरादा अभी भी पीछे हटने का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि एक बार जब वह आर्यन सिंघानिया के पास जाकर उससे विनती करेगी तो आर्यन सिंघानिया के सामने उसकी बची खुची इज्जत भी उसके पैरों तले कुचल दी जाएगी। वह फिर कभी उसके सामने सिर नहीं उठा पाएगी। अगर कोई और होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया था। वह जानती थी कि उसका प्यार मजाकिया और नीच है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह उसका मजाकिया और नीच रूप देखे। अगर वह कर सकती तो वह सच में किसी भी चीज की परवाह नहीं करना चाहती थी। वह कंपनी, अपने दादाजी या किसी और की परवाह नहीं करना चाहती थी। वह बस अपने दिल की परवाह करना चाहती थी। जब वह दुखी होती तो रोती, जब उसे चोट लगती तो वह कमजोर हो जाती। अगर वह इसका सामना नहीं करना चाहती तो वह छिप सकती थी और दूसरी आम लड़कियों की तरह अपनी भावनाओं के प्रति वफादार रह सकती थी। आर्यन सिंघानिया ने उसे धमकाया था। उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था, कुछ लात मारनी चाहिए थी, उसे कमीना कहना चाहिए था और उसे दफा हो जाने को कहना चाहिए था। उसने तब यही किया था। भले ही उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे बेइज्जत किया था। उसने उसे निराश किया था और वह उसे आसान समय नहीं बिताने देगी। उस साल की नैना शर्मा बहुत हैंडसम थी। उसने प्यार करने की हिम्मत की, नफरत करने की हिम्मत की और जो करने की हिम्मत की वो करने की हिम्मत की। लेकिन आज की नैना शर्मा असलियत से बहुत पहले ही समझौता कर चुकी थी और उन्होंने असलियत से समझौता करना सीख लिया था। अगर उसे पता होता कि ईशा के बड़े होने की कीमत इतनी दर्दनाक है तो वह प्रार्थना करती कि वह कभी बड़ी ना हो, कभी समझदार ना हो और कभी असलियत न देख पाए। नैना शर्मा का स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हाथ जोर से कस गया। उसने अपना सिर उठाया, पलकें झपकाईं और अपनी आंखों की खटास को दबाने की कोशिश की। उसने कार बंद की और बाहर निकलने के लिए दरवाजा धक्का दिया। योजक चिन्ह। पूरे दिन कंपनी का माहौल बहुत टेंशन भरा रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुबह की मीटिंग में कंपनी के लगभग सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव को बड़े बॉस ने चुन चुनकर बुरी तरह बुरा भला कहा था। अगर वे किस्मत से बच भी गए तो भी बड़े बॉस का ठंडा चेहरा और ठंडी नजर देखकर ही उन्हें ठंडा पसीना आ गया, जैसे वे सुइयों पर बैठे हों। मीटिंग 3 घंटे तक चली। जब सब लोग मीटिंग रूम से बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे वे मौत के मुंह से निकल कर आए हों। असिस्टेंट विक्रम अभी अपनी सीट पर वापस बैठी ही थी और अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछ रही थी कि फ्रंट डेस्क से फोन आया और कहा कि नैना शर्मा बिग बॉस से मिलना चाहती हैं। असिस्टेंट विक्रम अपने दिल में शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसे नहीं पता था कि कल रात नैना शर्मा और बिग बॉस ने क्या बात की थी, लेकिन आज बिग बॉस का गुस्सा और उदासी देखकर उसे पता चल गया कि उनकी बातचीत टूट गई होगी। कभी कभी उसे नैना शर्मा की तारीफ करनी पड़ती थी। ऐसी सिचुएशन में उसने सच में फिर से बड़े बॉस के पास आने की हिम्मत की। क्या ये सीधे सीधे खुद को सुई के मुंह में धकेलना नहीं था? शायद इसलिए क्योंकि उसकी मां अक्सर उसके कान में नैना शर्मा की अच्छी बातें करती थी, फिर भी उसे नैना शर्मा पर दया आती थी और वह उसे दोबारा परेशान नहीं करना चाहता था। उसने सोचा और कहा, बॉस सिंघानिया अभी मीटिंग में है। वह रिया से नहीं मिल पा रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, फोन के दूसरी तरफ से अचानक नैना शर्मा की आवाज आई,
पूरे पक्के इरादे और एक नाजुक सी गुजारिश के साथ, असिस्टेंट विक्रम, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आज आर्यन सिंघानिया से मिलना है। उम्मीद है आप मेरी मदद कर सकते हैं। असिस्टेंट विक्रम को स्वाभाविक रूप से पता था कि समय नहीं से उसका क्या मतलब है, इसलिए उसके बाकी शब्द उसके गले में अटक गए। अध्याय 239 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है। 9 बड़े बॉस ने घोषणा की थी कि वह शर्मा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उनके कोई कदम उठाने से पहले ही शर्मा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक प्राइस गिर चुका था। वे जितनी देर करते, शर्मा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के सामने उतनी ही बड़ी मुश्किल आती। इसलिए उसके पास इतनी जल्दी बड़े बॉस से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि ये थोड़ा अजीब था। असिस्टेंट विक्रम ने अपने पीछे प्रेसिडेंट के ऑफिस के कसकर बंद दरवाजे की तरफ देखा। भले ही वे एक दरवाजे से अलग थे, फिर भी उसे अंदर बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। अपने बिग बॉस के चेहरे पर खतरनाक भाव के बारे में सोचकर वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर नैना शर्मा ने अभी आर्यन सिंघानिया को देख भी लिया तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। उसे नैना शर्मा को बताना ही था, यंग मैडम, बिग बॉस अभी बहुत बुरे मूड में है। क्या तुम सच में उसे देखना चाहती हो? रिया। फोन पर दूसरी तरफ से नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रही और जवाब दिया, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। असिस्टेंट विक्रम ने आह भरी और फोन काट दिया। वह अपनी सीट पर बैठ गया और एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने आर्यन सिंघानिया को फोन करके नहीं पूछा, बल्कि उठकर नीचे चला गया ताकि सीधे नैना शर्मा को ऊपर ले जा सके। क्योंकि अगर उन्होंने इसकी रिपोर्ट की तो शायद बिग बॉस नैना शर्मा से मिलने को तैयार न हो, इसलिए बेहतर था कि पहले एक्शन लिया जाए और बाद में रिपोर्ट की जाए। असिस्टेंट विक्रम नैना शर्मा को ऑफिस के दरवाजे तक ले गया। वह रुका, नैना शर्मा को दया से देखा और धीरे से कहा, यंग मैडम, मैं आपकी बस यहीं तक मदद कर सकता हूँ। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, नैना। असिस्टेंट विक्रम, थैंक यू। नैना शर्मा ने दिल से उन्हें थैंक यू कहा। असिस्टेंट विक्रम हमेशा से उनका ख्याल रख रहे थे। कमला आंटी भी वैसी ही थी। वह बहुत शुक्रगुजार थी। असिस्टेंट विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। नैना शर्मा ने हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाना चाहा, लेकिन वह हमेशा खटखटाने से एक सेकंड पहले ही रुक जाती थी। उसने ऐसा बार बार किया और दरवाजा नहीं खटखटा सकी। वह लगभग 5 मिनट तक ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी रही, अपने मोती जैसे सफेद दांतों से अपने निचले होंठ को काटती रही। तभी उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। अंदर से उस आदमी की धीमी और ठंडी आवाज बहुत तेजी से आई। नैना शर्मा का दिल कांप उठा। नैना शर्मा ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, फिर उसने अपने हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखे और धीरे धीरे दरवाजा खोला। आर्यन सिंघानिया ऑफिस में बैठे थे और डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उनका पूरा शरीर ठंडे धुंध की एक परत में ढका हुआ लग रहा था। ऑफिस का माहौल बहुत दबाव वाला था। नैना शर्मा कुछ ही कदम चली थी कि उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। आर्यन सिंघानिया ने अपना सिर नहीं उठाया और बस ठंडे स्वर में कहा, डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दो। अब तुम जा सकते हो। लेकिन कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद भी अंदर आए व्यक्ति की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। आर्यन सिंघानिया की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो, और उन्होंने अचानक ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नजर नैना शर्मा पर पड़ी, आर्यन सिंघानिया की काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके पतले होंठ कसकर भींच लिए गए और उसका चेहरा इतना उदास था कि डर लग रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नैना शर्मा यहां आ गई। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे उसके आने का मकसद भी पता था। क्योंकि यह बहुत साफ था, इसलिए गुस्सा बढ़ गया और उसे रोका नहीं जा सका। आर्यन सिंघानिया की आंखें इतनी डरावनी थीं कि नैना शर्मा का मन किया कि घूमकर भाग जाए। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर उससे मना कर ही काव्या अपनी रखेल शर्मा को बचा सकती थी। भले ही 1000 में से एक मौका हो, उसे कोशिश तो करनी ही थी। नैना शर्मा के लाल होंठ फड़फड़ाए। उसने अपना मुंह कुछ बार खोला और बंद किया, फिर उसके गले से आवाज निकली, आर्यन सिंघानिया, मैं आज यहाँ हूँ। अध्याय 240 मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है। 10 इससे पहले कि नैना शर्मा अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन सिंघानिया ने अचानक फोन उठाया और इंटरनल लाइन दबा दी। उनकी आवाज बहुत तेज और कर्कश थी। क्या अभी कोई मेरे ऑफिस में आ सकता है? तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दो कि इसका ध्यान रखें। आर्यन सिंघानिया की बातों से नैना शर्मा हैरान रह गईं। उनके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि बिना बात किए उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता।
वह बिना किसी परवाह के दौड़ी और फोन रख दिया। आर्यन सिंघानिया की तीखी और ठंडी नजर नैना शर्मा पर थी, जैसे वह उसके शरीर के आर पार देखना चाहता हो। नैना शर्मा ने अपने डर को काबू में किया और कांपती हुई आवाज में जल्दी से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्यन सिंघानिया के होठों के कोने ऐसे फड़क रहे थे जैसे वह हंसना चाहती हो, लेकिन वह हंस नहीं पा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ रही थी, जैसे वह कुछ दबा रहा हो। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। नैना शर्मा, तुम बस मुझसे शर्मा परिवार को जाने देने की भीख मांग रही हो। मैं तुम्हें बताता हूं, इससे बचा लो। वह सिर्फ रखेल शर्मा की वजह से उसके पास आई थी। उसकी नजरों और दिल में सिर्फ रखेल शर्मा थी। वह क्यों बार बार उसकी मदद करे? जब भी वह उसे रखेल शर्मा के लिए गिड़गिड़ाते देखता तो उसे उससे नफरत हो जाती थी। उसे इस बात से नफरत थी कि उसकी दुनिया में वह सिर्फ रखेल शर्मा के बारे में सोचती थी और किसी और चीज की परवाह नहीं करती थी। नैना शर्मा की लंबी धुंधराले पलकें कुछ बार कांपी और फिर शांत हो गईं। उसे उम्मीद थी कि वह मान जाएगा। वह उससे बहुत नफरत करता था, और अगर उसने जानबूझकर शर्मा परिवार का बिजनेस छीन भी लिया तो भी उसके लिए उससे भीख मांगना बेकार था। इसलिए वह आज यहाँ उससे ऐसा करने के लिए कहने नहीं आई, और उसके साथ घुलने मिलने का एकमात्र तरीका ईशा थी। मैं यहाँ आपसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। नैना शर्मा ने धीरे से अपना मुंह खोला और शांति से बोलने की कोशिश की, मैं आपसे एक डील करने आई थी। एक डील? आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गए। नैना शर्मा ने मुश्किल से निगला, अपनी आंखें उठाईं, उसकी ओर देखा और खुद को बोलते रहने के लिए मजबूर किया, जब तक आप मैडम शर्मा को जाने देने को तैयार हैं, मैं सुलह कर लूंगी, मैं सुलह कर लूंगी। आखिर में वह वे शब्द नहीं कह सकी। उसने दांत पीसकर 2 कदम पीछे हटी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी शर्ट के बटन पर रख दिया। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर करके बटन खोल लिया। नैना शर्मा को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आर्यन सिंघानिया पहले ही समझ गया था कि सो कॉल्ड डील से उसका क्या मतलब है। एक बार उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उससे इन्वेस्टमेंट फंड लिया था। अब जब परी उससे भीख नहीं मांग सकती थी, तो उसने वही पुरानी चाल चली। आर्यन सिंघानिया सच में हंसना चाहता था। पता चला कि नैना शर्मा की नज़र में वह आर्यन सिंघानिया बहुत ही मजाकिया और सस्ता था। उसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे रोकने के लिए इस तरह की चीज का इस्तेमाल करना चाहती थी। आर्यन सिंघानिया सच में जोर से हंसे। उनकी हंसी धीमी और गहरी थी। हर आवाज नैना शर्मा के दिल पर लगी। उन्होंने अपनी हंसी के बीच में कहा, नैना शर्मा, तुम खुद को कौन समझती हो? आर्यन सिंघानिया हंसता रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। एक पल में उसकी आंखें धुंध से भर गईं और उसने नैना शर्मा को घूरा। उसकी आवाज बेरहमी से भरी थी। पहले तुम सच में मेरे साथ डील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अब तुम क्या हो? नैना शर्मा, अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। गुस्से ने उसकी समझ पर काबू पा लिया था और निराशा ने उसके सिर को जला दिया था। आर्यन सिंघानिया को बस इतना पता था कि वह दर्द में है। दर्द की वजह से वह बेतुकी बातें करता था, जो भी कठोर शब्द वह कहना चाहता था ताकि उसे भी वही दर्द महसूस हो। इस तरह उसे पता चल जाता कि वह कितना दर्द में है और उसने उसे कितना दुख पहुंचाया है। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। नैना शर्मा का हाथ जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, वैसे ही रुक गया।